दुनिया में कुछ प्राचीन स्थान ऐसे हैं जो सिर्फ पुराने नहीं हैं बल्कि इतने विचित्र हैं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे वे अपने समय से बहुत आगे के किसी ज्ञान, किसी खोई हुई सभ्यता या किसी ऐसी बुद्धि के निशान हों जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। पत्थर तो सामने हैं, संरचनाएं भी सामने हैं, लेकिन असली सवाल अब भी छिपा हुआ है। इन्हें बनाया क्यों गया? इनका सही उपयोग क्या था? और इतने विशाल, सटीक और असाधारण काम उस युग में आखिर संभव कैसे हुए? यही वह जगह है जहां इतिहास खत्म होता है और रहस्य शुरू होता है। आज की इस यात्रा में हम उन 10 प्राचीन स्थलों तक चलेंगे जहां हर दीवार, हर पत्थर, हर अधूरी संरचना मानो यही कहती है कि कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। नंबर 10, प्यूमा पुंकू। बोलीविया के ऊंचे पठार पर टिटिकाका झील के दक्षिणी किनारे के पास स्थित प्यूमा पुंकू प्राचीन दुनिया के सबसे चौंकाने वाले पत्थर स्थलों में से एक माना जाता है। पहली नजर में यह जगह बिखरे हुए लाल बलुआ पत्थरों और धूसर कठोर पत्थर के टुकड़ों का एक टूटा हुआ मैदान लगती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी संरचना को ध्यान से देखा गया, यह साफ होता गया कि कभी यहाँ एक बेहद योजनाबद्ध और ज्यामितीय रूप से नियंत्रित स्मारक खड़ा था। यही वह बात है जिसने प्यूमा पुंकू को केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं बल्कि एक दिमाग हिला देने वाला रहस्य बना दिया। यहाँ के कई पत्थर 100 टन से भी अधिक भारी हैं। कुछ पत्थर दूर की खदानों से लाए गए माने जाते हैं और ऊंचाई लगभग 4000 मीटर के आसपास होने के कारण यह प्रश्न और बड़ा हो जाता है कि बिना पहिए, बिना लोहे के औजार और बिना आधुनिक मशीनों के यह सब आखिर हुआ कैसे? लेकिन असली हैरानी सिर्फ भार में नहीं, सटीकता में है। कुछ पत्थरों पर ऐसे सपाट तल, तीखे आंतरिक कोण, एक जैसे कटाव और जुड़ाव दिखाई देते हैं कि वे लगभग किसी आधुनिक मशीन से तराशे हुए लगते हैं। प्रसिद्ध एच आकार के ब्लॉक, खांचे, छेद और तांबे के क्लैंपों के संकेत बताते हैं कि यहाँ सिर्फ पत्थर जमाए नहीं गए थे बल्कि संरचनात्मक जोड़ की इंजीनियरिंग की गई थी। फिर भी रहस्य यह नहीं कि लोग सक्षम थे या नहीं, वे स्पष्ट रूप से सक्षम थे। रहस्य यह है कि इस स्तर की योजना, माप, परिवहन और संयोजन को उस काल में किस प्रकार संगठित किया गया। कुछ लोग ऐसे स्थलों को देखकर तुरंत एलियन सिद्धांतों की ओर भागते हैं, क्योंकि उनकी नजर में इतनी सटीकता मानवीय क्षमता से परे लगती है। पर असली बेचैनी इस बात में है कि भले विशेषज्ञ प्राचीन तकनीकों, हथौड़े पत्थर, घिसाई, पॉलिश और चरणबद्ध तराशाई की बात करें, फिर भी अंतिम रूप, मूल विन्यास और इस निर्माण के अधूरे या टूटे रह जाने के कारण पर पूर्ण सहमति आज भी नहीं है। हो सकता है यहाँ कभी खगोलीय संरेखण वाले द्वार, सीढ़ियां और मंच रहे हों। हो सकता है यह एक अत्यंत पवित्र अनुष्ठानिक केंद्र रहा हो, और हो सकता है कि इस सभ्यता के पतन ने इसकी अंतिम कहानी हमेशा के लिए अधूरी छोड़ दी। यही कारण है कि प्यूमा पुंकू आज भी ऐसा लगता है जैसे वह इतिहास से कम और किसी खोई हुई, लगभग परग्रही बुद्धि के ब्लूप्रिंट से अधिक जुड़ा हुआ हो। नंबर 9, हेगरा। सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी विस्तार में बसा हेगरा, जिसे मदाइन सालेह भी कहा जाता है, दूर से किसी साधारण पुरातात्विक नगर जैसा नहीं दिखता। यहाँ फैले हुए स्वतंत्र चट्टानी द्रव्यमानों में सीधे काटकर बनाए गए विशाल कब्र मुख इतने अलग थलग दिखाई देते हैं कि पूरा परिदृश्य किसी मौन पत्थर नगर की तरह लगता है। यह स्थान नबातियन सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण बाहरी केंद्रों में माना जाता है, लेकिन इसके सामने खड़े होकर जो पहली भावना आती है वह इतिहास नहीं बल्कि विस्मय की होती है। 100 से अधिक चट्टानी मुख, ऊंचे प्रवेश द्वार, तराशी हुई सजावट, सम्मित अग्रभाग और कई जगहों पर अधूरी छूटी हुई नक्काशी, यह सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं मानो किसी ने रेगिस्तान को ही वास्तुकला में बदल दिया हो। रहस्य यहां भी केवल निर्माण में नहीं, अधूरेपन में छिपा है। कई कब्रों पर ऊपर से नीचे की ओर काटने की प्रक्रिया साफ दिखाई देती है, जिससे शिल्प विधि का कुछ अंदाज मिलता है। लेकिन यही दृश्य यह भी पूछता है कि कुछ निर्माण पूर्ण हुए और कुछ अचानक बीच में ही क्यों रुक गए। प्रवेशों के ऊपर के अभिलेख कुछ नाम और स्वामित्व बताते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कार्य नियंत्रित और औपचारिक था,
लेकिन इसके बावजूद पूरे नगर की असली संरचना आज भी धुंधली है। इतनी भव्य समाधियों के बीच रहने वाला वास्तविक नगर उतना स्पष्ट क्यों नहीं दिखता? इस शुष्क भूभाग में इतनी बड़ी आबादी कैसे टिकी रही? उत्तर का एक भाग जल प्रबंधन में मिलता है, कुओं, जल नालियों और मौसमी पानी को रोकने की प्रणालियों में। लेकिन प्रश्न फिर भी बाकी है कि इतने विशाल समाधि क्षेत्र का सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक अर्थ वास्तव में क्या था? और यहीं से वह एलियन स्पर्श वाली अनुभूति जन्म लेती है। नहीं, इसलिए नहीं कि सचमुच एलियन यहां आए थे, बल्कि इसलिए कि यह पूरा स्थल इतना असामान्य है कि वह मानवीय इरादे से भी अधिक किसी पूर्व नियोजित, अत्यधिक बुद्धिमान डिजाइन की तरह प्रतीत होता है। रोमन अधिग्रहण के बाद यहाँ की राजनीतिक भूमिका बदली और समय के साथ नक्काशी का काम थम गया, मगर अधूरी कब्रें आज भी वैसी की वैसी खड़ी हैं, मानो वे किसी रुक गई योजना की शेष प्रतिध्वनियां हों। रेगिस्तान के बीच अकेली खड़ी ये तराशी हुई चट्टानें यह एहसास कराती हैं कि हेगरा कोई साधारण समाधि स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा परिदृश्य है जहां वास्तुकला, व्यापार, पानी, मृत्यु और शक्ति सबने मिलकर कुछ ऐसा रचा जिसे हम आज भी पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। नंबर 8, साक्सायहुआमान। कुस्को शहर के ऊपर पहाड़ी पर फैली साक्सायहुआमान की विशाल दीवारें उन संरचनाओं में से हैं जिन्हें देखकर मन पहले अविश्वास करता है, फिर प्रश्न पूछता है। इन दीवारों के पत्थर सिर्फ बड़े नहीं हैं, वे असामान्य आकारों में कटे हुए हैं, कई कई कोणों पर एक दूसरे में इस तरह जड़े हुए हैं कि उनके बीच महीन दरार तक ढूंढना कठिन हो जाता है। कुछ पत्थरों का भार 100 टन से भी अधिक आंका जाता है। यह सब एक ऊंचाई वाली ढलान पर, बिना आधुनिक परिवहन और बिना ऐसे पशु बल के जो इतने भारी पत्थर खींच सके। यही वह दृश्य है जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। कहा जाता है कि इंका शासकों के काल में यहां व्यापक निर्माण हुआ और विशाल श्रम बल लगाया गया, परंतु ऐतिहासिक संदर्भ होने के बावजूद निर्माण प्रक्रिया का पूरा रहस्य नहीं खुलता। पत्थरों को खदान से निकालना, उन्हें आंशिक या पूर्ण रूप से आकार देना, फिर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से ऊपर लाना और अंत में इस स्तर की परस्पर फिटिंग के साथ बैठाना, यह क्रम जितना सोचा जाता है उतना ही असंभव सा लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग इसे देखते ही खोई हुई सुपर टेक्नोलॉजी या बाहरी बुद्धि की कल्पना करने लगते हैं, मगर असली रहस्य शायद इसी मानवीय उपलब्धि के भीतर छिपा है। इन दीवारों का जिगजैग विन्यास केवल सजावटी नहीं, रक्षात्मक और प्रतीकात्मक दोनों हो सकता है। एक ओर यह आने वाले शत्रु पर निगरानी और नियंत्रण देता था, दूसरी ओर इसकी लयात्मक आकृति इसे नीचे से देखने वालों पर गहरा प्रभाव डालती होगी। सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ के अनियमित बहुभुजी पत्थर केवल कलात्मक नहीं, भूकंप प्रतिरोधी भी सिद्ध हुए। बाद की औपनिवेशिक दीवारें गिरी, मगर इनका नींवों का बड़ा हिस्सा स्थिर बना रहा। इसका अर्थ यह है कि यहाँ की शिल्पकला केवल आकार में विशाल नहीं, संरचनात्मक बुद्धिमत्ता में भी अत्यंत उन्नत थी। स्पेनी विजय के बाद ऊपरी हिस्सों का बहुत कुछ नष्ट या पुनः उपयोग कर लिया गया, इसलिए आज जो बचा है वह पूरी संरचना का केवल कुछ हिस्सा है, और शायद यही अधूरापन रहस्य को और गहरा करता है। शिखर पर कभी कौन सी मीनारें थीं? इसका सही अनुष्ठानिक अर्थ क्या था? क्या यह केवल दुर्ग था या एक पवित्र भूदृश्य का भाग? साक्सायहुआमान को देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थर स्वयं गणित जानते हों। यही वह बिंदु है जहां इतिहास, इंजीनियरिंग और असंभवता मिलकर एक ऐसी अनुभूति पैदा करते हैं जिसे बहुत लोग सहज ही एलियन टच कह देते हैं। नंबर 7, गुनुंग पड़ांग। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा में एक ज्वालामुखीय पहाड़ी पर स्थित गुनुंग पड़ांग बाहर से देखने पर पहले किसी प्राकृतिक उभार जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर जाने वाली लंबी सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं, वह अचानक एक रहस्यमय मेगालिथिक परिसर में बदल जाता है। यहाँ 5 क्रमशः ऊपर उठती हुई सीढ़ीनुमा छतरियां, ज्वालामुखी स्तंभाकार पत्थरों से बने मंच, दीवार सदृश विन्यास, खड़े पत्थर और संकरे मार्ग दिखाई देते हैं। पहली नजर में यह किसी अनुष्ठानिक चढ़ाई की संरचना लगता है,
जैसे हर स्तर का अपना अलग अर्थ हो। पुरातत्वविद इस बात पर सहमत हैं कि सतह पर दिखने वाला स्मारक प्राचीन है और मानवीय निर्माण है, लेकिन असली विस्फोटक प्रश्न सतह के नीचे छिपा है। पिछले वर्षों में भूभौतिकीय सर्वेक्षण, ड्रिलिंग गेज और अधस्थलीय इमेजिंग ने संकेत दिए कि पहाड़ी के भीतर संभवतः कृत्रिम परतें, भरे हुए हिस्से या संरचनात्मक रिक्त स्थान हो सकते हैं। यही वह जगह है जहां बहस साधारण पुरातत्व से निकलकर वैश्विक विवाद बन गई। कुछ शोधकर्ताओं ने यहां बहुत पुरानी बहुचरणीय निर्माण परंपरा की संभावना जताई, जबकि अधिक सावधान विशेषज्ञों ने कहा कि सतह के नीचे दिखाई देने वाली बहुत सी चीजें प्राकृतिक भूवैज्ञानिक गठन भी हो सकती हैं, यानी सामने मौजूद साक्ष्य हैं, मगर वे एक ही दिशा में इशारा नहीं करते। यही गुणुंग पड़ांग का सबसे शक्तिशाली रहस्य है। यह साक्ष्यों के अभाव का नहीं, परस्पर विरोधी साक्ष्यों का स्थल है। यदि यह सचमुच परत दर परत विकसित एक विशाल पुराना स्मारक है, तो यह दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास को नया अर्थ दे सकता है, और यदि नहीं, तो फिर भी सतह पर मौजूद यह संरचना इतनी असामान्य है कि उसके उद्देश्य, रूप और प्रतीकवाद की स्पष्ट व्याख्या आज भी अधूरी है। इसके ऊपरी स्तरों से चारों ओर के पहाड़ और घाटियां दिखाई देती हैं, जिससे लगता है कि यह स्थान केवल निवास के लिए नहीं, बल्कि दृश्य, दिशा, भूदृश्य और संभवतः पूर्वज पूजा या सामुदायिक अनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। कुछ लोगों के लिए यह पहाड़ी किसी दबे हुए प्राचीन यंत्र जैसी लगती है, मानो धरती के भीतर उसका वास्तविक शरीर अभी सोया हुआ हो। यही वह एलियन टच वाली अनुभूति है, कोई सिद्ध तथ्य नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक असर, जो तब पैदा होता है जब कोई स्थान अपने बारे में एक साथ दो विपरीत कहानियां सुनाता है। गुणुंग पड़ांग आज भी यही पूछता है, क्या हम एक साधारण पहाड़ी पर बने अद्भुत स्मारक को देख रहे हैं, या एक ऐसे गहरे रहस्य के मुख पर खड़े हैं जिसकी पूरी परतें अभी खुलनी बाकी हैं। नंबर 6, मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के निकट स्थित मोहनजोदड़ो प्राचीन विश्व के उन शहरों में से है जो जितना दिखाई देते हैं उससे कहीं अधिक छिपाते हैं। जब 20वीं सदी में इसकी खुदाइयां शुरू हुईं, तो यहाँ किसी अकेले महल या मंदिर के बजाय पूरी एक नगरीय प्रणाली सामने आई। सीधी सड़कों का जाल, निकासी नालियां, ईंटों के मंच, कुएं, घर, स्नान क्षेत्र, सीढ़ियां और एक ऐसा शहरी अनुशासन जो कांस्य युग के लिए चौंकाने वाला है। यही वह बात है जो मोहनजोदड़ो को रहस्य का केंद्र बनाती है। यह केवल पुराना नहीं, अस्वाभाविक रूप से संगठित लगता है। मानकीकृत ईंटें, योजनाबद्ध मोहल्ले, ढकी हुई नालियां, निजी स्नान की व्यवस्था, इन सबको देखकर लगता है कि यहाँ की सभ्यता न केवल तकनीकी रूप से उन्नत थी, बल्कि सामाजिक प्रबंधन और नियमन में भी बहुत आगे थी। लेकिन यहीं सबसे बड़ी दीवार सामने खड़ी होती है। इस सभ्यता की लिपि अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। सीलों और छोटे लेख मिलते हैं, मगर इतने नहीं कि भाषा, शासन, धार्मिक विचार या प्रशासनिक व्यवस्था को सीधे समझा जा सके। सोचिए, एक विशाल और सुव्यवस्थित नगर हमारे सामने खड़ा है, पर उसके लोगों की अपनी आवाज अब भी बंद है। हम उनके घर देख सकते हैं, पर उनके विचार नहीं पढ़ सकते। हम उनके स्नानागार को देख सकते हैं, पर यह नहीं जान सकते कि उसका सही अर्थ धार्मिक था, सामाजिक था या राजनीतिक। प्रसिद्ध ग्रेट बाथ इसी रहस्य का प्रतीक है। एक विशाल जलरोधक ईंट निर्मित कुंड सावधानी से सील किया गया, सीढ़ियों और कमरों से घिरा हुआ। यह इतना महत्वपूर्ण दिखता है कि सामान्य उपयोग की वस्तु नहीं लगता, पर उसका उद्देश्य अब भी निश्चित नहीं है। क्या यह किसी शुद्धिकरण अनुष्ठान का केंद्र था? क्या यह सत्ता, धर्म या सामूहिक जीवन का प्रतीक था? इसके अलावा मोहनजोदड़ो में स्पष्ट राजमहल, विशाल शासकीय प्रतिमाएं या भव्य शाही कब्रें नहीं मिलती, जैसा मिस्र या मेसोपोटामिया में दिखता है। यानी यह सभ्यता शक्तिशाली तो थी, पर शक्ति का दृश्य प्रदर्शन वैसा नहीं करती थी जैसा अन्य प्राचीन साम्राज्य करते थे। फिर आया इसका क्षय, धीरे धीरे, बिना किसी एक विनाशकारी परत के। बाढ़, नदी पथ का बदलना, ईंटों में नमक का उठना, पर्यावरणीय दबाव, सब संभावनाएं हैं, लेकिन कोई एक अंतिम उत्तर नहीं।
यही कारण है कि मोहनजोदड़ो को देखकर कुछ लोगों को लगता है जैसे यह शहर मानव इतिहास का नहीं, किसी और अधिक अनुशासित, अधिक मूक, अधिक उन्नत बुद्धि का अवशेष हो। यहां एलियन स्पर्श किसी उड़न तश्तरी की कहानी नहीं, बल्कि उस बेचैन करने वाली भावना का नाम है जो तब जन्म लेती है जब 4000 साल पुराना शहर आधुनिक शहरी योजना से भी अधिक समझदार प्रतीत होने लगे। नंबर 5, ओसिरियन। मिस्र के अबीडोस में सेती प्रथम के मंदिर के पीछे और आंशिक रूप से भूमिगत छिपा ओसिरियन उन संरचनाओं में से है जो पहली नजर में ही अलग महसूस होती हैं। ऊपर का मंदिर जहां मिस्र की परिचित नक्काशीदार भव्यता दिखाता है, वहीं ओसिरियन भारी ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के विशाल खंडों, सख्त सादगी और जलभरी नालियों वाले एक गूढ़ पाताल सदृश परिसर के रूप में सामने आता है। इसका केंद्रीय कक्ष, विशाल स्तंभ, बीच का द्वीप जैसा मंच और उसके चारों ओर का जल इसे किसी साधारण कब्र या मंदिर की श्रेणी में आसानी से नहीं बैठने देते। इसे प्रायः ओसिरिस की पूजा और पुनर्जन्म प्रतीकवाद से जोड़ा जाता है, पर उसके भीतर भी प्रश्न अनेक हैं। सबसे पहले, इसकी शिल्प शैली आसपास के मंदिर से इतनी भिन्न क्यों है? क्यों यहाँ का पत्थर कार्य अधिक भारी, अधिक कठोर और लगभग किसी प्राचीनतर परंपरा की याद दिलाने वाला लगता है? और फिर उसका कार्य, क्या यह वास्तव में एक प्रतीकात्मक समाधि थी या सृष्टि, मृत्यु और पुनर्जन्म की किसी गहरी धार्मिक अवधारणा का भौतिक रूप? जल नालियां आदिम जल की मिस्री धारणा से जोड़ी जाती हैं, मगर यह व्याख्या भी पूर्ण उत्तर नहीं। इस स्मारक का नीचे ढसा हुआ होना खुदाई को कठिन बनाता रहा और भूजल के कारण इसकी बहुत सी बातें आज भी अस्पष्ट हैं। कल्पना कीजिए उन विशाल ग्रेनाइट खंडों को जिन्हें दक्षिण से लाया गया, फिर एक भूमिगत योजना में सटीकता से बिठाया गया, ऐसी संरचना के लिए जिसका मिस्र में स्पष्ट समानांतर भी नहीं मिलता। यही ओसिरियन को भव्य से अधिक रहस्यमय बनाता है। यह मिस्री है, जानबूझकर निर्मित है और अपने धार्मिक संदर्भ से जुड़ा भी है। फिर भी इसका अंतिम उद्देश्य और रूप चयन आज तक पूरी तरह समझ में नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे स्थानों को देखते ही खोई हुई तकनीक या बाहरी प्रभाव की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ की विशालता और भूमिगत योजना किसी साधारण अनुष्ठानिक स्थल से कहीं अधिक विचित्र लगती है। पर शायद इसका सबसे बड़ा रहस्य इसी बात में है कि यह किसी परग्रही व्याख्या के बिना भी अस्वस्थ कर देने वाला रूप से असामान्य है। यह एक ऐसा स्मारक है जो मानो पृथ्वी के ऊपर नहीं, नीचे की किसी दूसरी दुनिया के लिए बनाया गया हो। ओसिरियन के अंधेरे जल और पत्थर मिलकर एक ऐसी अनुभूति पैदा करते हैं जिसमें मृत्यु, जन्म, जल, शून्य और वास्तु बुद्धि एक ही फ्रेम में बंधे दिखते हैं। और जब कोई संरचना अपने युग के भीतर रहते हुए भी अपने युग से बाहर की लगे, तभी वह वास्तविक रहस्य बनती है। नंबर 4, बालबेक। लेबनान की बेका घाटी में स्थित बालबेक दूर से अपने रोमन स्तंभों के कारण भव्य लगता है, लेकिन असली रहस्य उन ऊंचे मंदिरों के नीचे आधार भाग में छिपा है। यहाँ मंच आधार में प्रयुक्त कुछ पत्थर प्राचीन दुनिया के सबसे भारी ज्ञात स्थापत्य खंडों में गिने जाते हैं। 3 विशाल चूना पत्थर खंड, जिन्हें प्रायः ट्रिलिथॉन कहा जाता है, सैकड़ों टन वजनी हैं और एक सुविचारित दीवार में कई मीटर ऊंचाई पर जड़े हुए हैं। पास की खदानों में इससे भी बड़े अधूरे पत्थर पड़े मिले हैं, जिनमें कुछ का अनुमानित भार 1000 टन से लेकर उससे भी अधिक आंका गया है। यही वह क्षण है जब इतिहास अचानक इंजीनियरिंग की सीमाओं को छूने लगता है। प्रश्न केवल यह नहीं कि ऐसे पत्थरों को हिलाया कैसे गया, प्रश्न यह भी है कि आखिर इतने बड़े पत्थरों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। रोमन संसार विशाल निर्माणों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन बालबेक अपने ही स्तर पर एक विचित्र अपवाद है। यहाँ प्रयुक्त पत्थरों का आकार मानो शक्ति के सामान्य प्रदर्शन से भी आगे बढ़ जाता है। कुछ विद्वान इसे स्थानीय पूर्व रोमन परंपरा के प्रभाव से जोड़ते हैं, कुछ साम्राज्यिक भव्यता का बयान मानते हैं, लेकिन कोई भी उत्तर इतना निर्णायक नहीं कि रहस्य समाप्त हो जाए। तकनीकी दृष्टि से ढलान, स्लेज, लकड़ी के रोलर, मिट्टी के रैंप,
घर्षण नियंत्रण और विशाल श्रम बल जैसी व्याख्याएं दी जाती हैं। वे संभव हैं, पर उनके सटीक चरण जात नहीं। कोई तकनीकी निर्देश पुस्तिका हमारे पास नहीं है, कोई प्रत्यक्ष विवरण नहीं कि एक एक खंड किस क्रम में काटा, खिसकाया, उठाया और जमाया गया। और यही अज्ञात क्षेत्र जनमानस को सबसे अधिक विचलित करता है। कुछ लोग यहां आते हैं और तुरंत कहते हैं, यह मनुष्य का काम नहीं लगता, लेकिन शायद सच उससे भी अधिक असहज है। हो सकता है यह वास्तव में मनुष्यों का ही काम हो, और इसी कारण वह हमें और अधिक डराता हो, क्योंकि तब हमें मानना पड़ेगा कि प्राचीन संगठन, धैर्य, ज्यामिति और सामूहिक शक्ति की हमारी आधुनिक कल्पना बहुत छोटी है। बालबेक की एक और जटिलता यह है कि यहाँ अनेक काल स्तर एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। हेलेनिस्टिक आधार, रोमन विस्तार, बाद के संशोधन, मध्यकालीन पुनः उपयोग। इसका अर्थ है कि जो दिखता है वह एक ही समय की कहानी नहीं है। यही इसे और भी अधिक पहेली बना देता है। बालबेक किसी एक सभ्यता की उपलब्धि भर नहीं, बल्कि उस बिंदु का नाम है जहां पत्थर इतने बड़े हो जाते हैं कि वे इतिहास के भीतर भी लगभग असंभव लगने लगते हैं, और वहीं से उसकी एलियन टच वाली ख्याति जन्म लेती है। नंबर 3, मोंटे दक्कोदी। इटली के सार्डिनिया में खुले कृषि मैदान के बीच स्थित मोंटे दक्कोदी दूर से देखने पर किसी सामान्य प्रागैतिहासिक संरचना जैसा नहीं लगता। यह न तो टीला है, न पत्थर वृत्त, न किला, बल्कि यह एक विशाल उठे हुए मंच जैसा दिखता है, जिसके साथ एक लंबा रैंप जुड़ा है, मानो धरती से ऊपर किसी विशेष स्तर तक पहुंचने के लिए बनाया गया औपचारिक मार्ग। यही अनोखा रूप इसे यूरोप की सबसे विचित्र प्राचीन संरचनाओं में बदल देता है। इसका प्रारंभिक निर्माण नवपाषाण और कांस्य युग के बीच माना जाता है, और खुदाई से संकेत मिलता है कि पहले यहां एक छोटा मंच बना, फिर उसके क्षतिग्रस्त या आंशिक रूप से ढह जाने के बाद उसे और बड़े पैमाने पर पुनर्निर्मित किया गया। यही पुनर्निर्माण पहला बड़ा प्रश्न पैदा करता है। अगर पुरानी संरचना टूट गई थी तो इसे छोड़ क्यों नहीं दिया गया? क्यों उसी स्थान को और अधिक विशाल स्वरूप में दोबारा जीवित किया गया? इसका अर्थ यही निकलता है कि उस जगह का महत्व साधारण नहीं था। इसे देखकर कई लोग मेसोपोटामिया के जिगुरात जैसे मंचीय मंदिरों की याद करते हैं, पर सीधे सांस्कृतिक अनुकरण का कोई ठोस प्रमाण नहीं। यानी समानता है पर सीधा संबंध नहीं। इस असंगति में ही उसका रहस्य छिपा है। यूरोप के उसी काल में ऐसा स्पष्ट समांतर कहीं और नहीं मिलता। सामने एक लंबा चढ़ाव, ऊपर एक उच्च मंच, पास में बड़ी पत्थर शिला और खड़ा पत्थर। यह सब अनुष्ठानिकता की ओर इशारा करता है, पर बिना लिखित अभिलेखों के यह तय नहीं हो पाता कि वहां वास्तव में होता क्या था। क्या यह खुला मंच था? क्या ऊपर कोई लकड़ी या अस्थायी ढांचा था? क्या यह बलि, खगोलीय अवलोकन, सामुदायिक सभाओं या किसी पवित्र आरोहण रीति का केंद्र था? यह खुला परिदृश्य, जहां से यह मंच दूर से दिखता होगा, इस संभावना को और मजबूत करता है कि इसकी वास्तु योजना केवल उपयोग के लिए नहीं, प्रभाव के लिए भी बनाई गई थी। जब कोई संरचना अपने भूदृश्य के भीतर इतनी जानबूझकर अलग खड़ी हो, तो वह केवल इमारत नहीं रहती, वह संदेश बन जाती है। और मोंटे दक्कोदी का संदेश आज भी अधूरा है। कुछ लोगों के लिए यह किसी खोई हुई पश्चिमी जिगुरात का रूप है, कुछ के लिए एक अनुष्ठानिक मंच, और कुछ के लिए एक ऐसी प्राचीन अवधारणा का पत्थरीय अवशेष जो सभ्यताओं के बीच हमारे अनुमान से कहीं अधिक जटिल संपर्क या समान सोच को दर्शाती है। इसी अनिश्चितता में उसकी शक्ति है। वह छोटा नहीं, सीधा नहीं और परिचित नहीं है, इसलिए उसमें रहस्य है, और उसी रहस्य में वह लगभग गैर मानवीय योजना जैसा लगता है। नंबर 2, कार्नाक स्टोन्स। फ्रांस के ब्रिटनी क्षेत्र में फैले कार्नाक के पत्थर उस प्रकार का रहस्य है जो छिपा हुआ नहीं, पूरी तरह खुला हुआ है, और फिर भी समझ में नहीं आता। हजारों खड़े पत्थर लंबी कतारों में, समूहों में, कभी एकल, कभी वृत्तों या दफन स्थलों से जुड़े हुए, खेतों और हल्की ऊंचाइयों के बीच इस तरह फैले हैं कि पूरा भूदृश्य ही एक विशाल पत्थर लेखन जैसा लगता है। इन्हें देखकर सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि यहाँ सब कुछ सामने है, फिर भी अर्थ गायब है। यही कोई टूटा हुआ एकल स्मारक नहीं,
बल्कि एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ स्थापत्य परिदृश्य है। कुछ कतारें सैकड़ों मीटर तक जाती हैं। कई स्थानों पर बड़े पत्थरों से शुरू होकर क्रमशः छोटे होते पत्थरों की व्यवस्थित श्रेणियां दिखती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह यादृच्छिक जमाव नहीं बल्कि सोची समझी योजना है। यही वह बिंदु है जहां प्रश्न चुभता है, किस लिए? क्षेत्र चिह्नन, अनुष्ठान, सामुदायिक सभा, मृतकों से संबंध, सूर्य चंद्र अवलोकन, ब्रह्मांडीय मानचित्र। 2 सदियों से अधिक समय से अनेक व्याख्याएं दी गई हैं, पर कोई एक निर्णायक उत्तर नहीं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इतनी विशाल संख्या में पत्थरों का उत्खनन, आकार देना, ढोना और खड़ा करना छोटे छोटे समुदायों के लिए मामूली काम नहीं रहा होगा। इसका अर्थ है दीर्घकालिक संगठन, साझा उद्देश्य और श्रम की लगातार जुटान। लेकिन उस उद्देश्य का नाम अब खो गया है। यही कारनाक को विशिष्ट बनाता है। यह रहस्य किसी अधूरे अवशेष से नहीं, पूर्ण दृश्य उपस्थिति से पैदा होता है। सब कुछ मौजूद है पर कोट गायब है। और जब कोई परिदृश्य इतने व्यापक पैमाने पर निर्मित हो पर उसका अर्थ पूरी तरह मिट जाए, तब वह केवल पुरातत्व नहीं रहता। वह मानो किसी दूसरे मानसिक संसार की छाया बन जाता है। कुछ लोगों के लिए कारनाक प्राचीन खगोलीय गणना है, कुछ के लिए पृथ्वी पर खींची गई पवित्र रेखाएं, और कुछ के लिए यह किसी ऐसी ज्ञान प्रणाली का दृश्य रूप है जिसे हम अब खो चुके हैं। यही कारण है कि इसकी एलियन टच वाली छवि बार बार उभरती है, न इसलिए कि सचमुच कोई बाहरी जाति आई होगी, बल्कि इसलिए कि मनुष्य द्वारा बनाए गए इतने बड़े पैमाने के संकेत तंत्र का अर्थ पूरी तरह मिट जाना हमारी आधुनिक समझ को अस्थिर करता है। कारनाक के बीच खड़े होकर लगता है जैसे पृथ्वी पर कोई संदेश लिखा गया था, पर उसकी भाषा समय ने छीन ली। नंबर 1, प्लेन ऑफ जार्स। लाओस के ऊंचे मैदानों में फैला प्लेन ऑफ जार्स प्राचीन दुनिया के सबसे अजीब परिदृश्यों में से एक है। यहाँ खुले पठारों, ढलानों और ऊंचाइयों पर विशाल पत्थर के जार बिखरे पड़े हैं, कहीं अकेले, कहीं सैकड़ों की संख्या में समूह बनाकर। कुछ इतने बड़े हैं कि एक वयस्क मनुष्य से भी ऊंचे दिखते हैं, और कई का भार कई टन तक पहुंचता है। पहली ही नजर में यह दृश्य दिमाग को अस्थिर कर देता है। यह किसी शहर की तरह नहीं, किसी समाधि स्थल की तरह भी पूरी तरह नहीं, और किसी औद्योगिक स्थान की तरह तो बिल्कुल नहीं लगता। फिर यह है क्या? यही वह प्रश्न है जिसने प्लेन ऑफ जार्स को महान रहस्यों में शामिल कर दिया। इन जारों का निर्माण अलग अलग प्रकार के पत्थरों से हुआ, जो कई बार स्रोत खदानों से कई किलोमीटर दूर पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि इन्हें काटा गया, मोटा आकार दिया गया, फिर कठिन भूभाग से ढोकर अंतिम स्थानों पर जमाया गया। और यह सब ऐसे समय में जब कोई जात पहिया आधारित भारी परिवहन प्रणाली यहां स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है। जारों की तिथि सीधे पत्थर से नहीं निकाली जा सकती, इसलिए आसपास के दफन, कोयले और संबंधित वस्तुओं के आधार पर समय निर्धारण किया गया है। वर्तमान समझ इन्हें लौह युग के आसपास रखती है, और एक प्रमुख व्याख्या यह है कि इनका संबंध अंतिम संस्कार या शव संबंधी किसी अनुष्ठान से रहा होगा। पर यही केवल एक व्याख्या है, अंतिम उत्तर नहीं। किसी जार ने स्वयं यह नहीं बताया कि उसका उपयोग हर स्थल पर एक जैसा था या नहीं। उनके फैलाव का रहस्य भी कम गहरा नहीं। वे किसी एक बंद केंद्र में केंद्रित नहीं, बल्कि व्यापक ऊंचे भूभाग में वितरित हैं। इसका अर्थ शायद किसी सांस्कृतिक नेटवर्क, अनुष्ठानिक भूगोल, दृश्य प्रभुत्व, क्षेत्रीय चिह्नन या मार्ग संबंध से हो सकता है, पर निश्चित कुछ नहीं। कुछ जार चिकने और अधिक सावधानी से तराशे गए हैं, कुछ अपेक्षाकृत खुरदरे हैं, मानो अलग कार्यशालाएं, अलग काल या अलग सामाजिक स्तर रहे हों। 20वीं सदी के संघर्षों और बमबारी ने इस क्षेत्र के अध्ययन को भी बहुत प्रभावित किया, जिससे लंबे समय तक व्यापक अनुसंधान कठिन रहा। यही कारण है कि इस स्थल का रहस्य केवल अतीत ने नहीं, आधुनिक इतिहास ने भी बचाकर रखा। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न वही रहता है, इतना श्रम, इतने विशाल पात्र, इतनी व्यापक भौगोलिक पुनरावृत्ति, आखिर किस सामाजिक या आध्यात्मिक तर्क के तहत? एक अकेला जार भी सवाल खड़े कर देता, लेकिन पूरी घाटियों में फैले हजारों जार किसी साधारण व्याख्या को अस्वीकार कर देते हैं।
प्लेन ऑफ जार्स को देखते हुए लगता है मानो किसी प्राचीन संस्कृति ने धरती पर बहुत बड़े पैमाने पर एक ऐसा अनुष्ठानिक तंत्र रचा था जिसका आधा अर्थ अभी भी हमारे लिए बंद है। और शायद इसी अधूरे अर्थ की वजह से यह स्थल सबसे अधिक अनसुलझा, सबसे अधिक असमझ और सबसे अधिक एलियन स्पर्श वाला प्रतीत होता है। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन इन प्राचीन स्थलों का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि पत्थर अब भी मौजूद हैं, पर उनका अंतिम सच अब भी कहीं दबा हुआ है। शायद इतिहास ने बहुत कुछ बचाया है, पर सबसे जरूरी जवाब अब भी हमसे छिपा कर रखे हैं।